सबसे पहले आज हम आपको नए भारत की ताकत के बारे में बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मालदीव्स की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है और इन मंत्रियों के नाम हैं मरियम शिओना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और लक्षद्वीप के साथ भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया था और यह कहा था कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है और आज भी भारत के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जब भारत के बीच रिजॉर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से बदबू आती है। इसलिए भारत के लोग चाहे जितना मर्जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर लें, लक्षद्वीप कभी भी मालदीव्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा वहां के लोग और वहां के मंत्री लगातार लिख रहे थे। इनमें एक मंत्री ने अपने ट्वीट में यह बताने की कोशिश की कि भारत के जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं वो पर्यटन के मामले में मालदीव्स के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। जबकि ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था वो भारत में खुले में शौच करने का नहीं था, बल्कि ये वीडियो उन मछुआरों का था जो मछली पकड़ने के लिए असल में जा रहे थे। मालदीव्स के इन तीनों मंत्रियों ने जिस तरह से भारत का मजाक उड़ाया, उसके बाद भारत सरकार की कड़ी आपत्ति पर मालदीव्स की सरकार को अपने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा और कहना पड़ा कि इन मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों से वहां की सरकार का कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर आज भारत ने मालदीव्स के उच्चायुक्त को तलब किया था और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। जबकि मालदीव्स की राजधानी माले में भी भारत के उच्चायुक्त ने वहां के विदेश मंत्रालय के राजदूत के साथ एक बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का मामला वहां पर जोर शोर से उठाया और अब वहां भी यह मामला काफी बड़ा बन गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद भारत के लोगों ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि मालदीव्स की सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। भारत में पिछले 72 घंटों से ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और जो लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले थे उन लोगों ने भी अब अपनी फ्लाइट्स और होटल्स की एडवांस बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और ये सभी लोग अब लक्षद्वीप जाने की बात कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि अब हम मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाएंगे। तो आज जो बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं, आज जो कुछ हुआ है, देखिए भारत के लोगों ने और भारत ने जिस तरह से मालदीव्स को जवाब दिया है, जो एकजुटता आज दिखाई गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे भारत की आम जनता हो, चाहे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार्स हो, ऐसी एकता इससे पहले दिखाई नहीं देती थी। अब देखिए कि जैसा हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। मेक माई ट्रिप नाम की एक कंपनी है जो कि इस तरह की बुकिंग्स करती है और मेक माई ट्रिप ने बताया कि 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे उसके बाद से मेक माई ट्रिप पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने के नतीजों में 3400% की वृद्धि हुई है। जबकि गूगल पर भी भारत में लोग लक्षद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जब से गूगल आया है तब से लेकर आज तक लक्षद्वीप को इंटरनेट पर इतने लोगों ने कभी सर्च नहीं किया जितना पिछले 3 दिनों में किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अब मालदीव्स के लोग भी गूगल पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। भारत की एक और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है ईज माई ट्रिप। इसने मालदीव्स की सभी फ्लाइट बुकिंग्स की सेवाओं को निलंबित कर दिया है और कहा है कि भारत को मालदीव्स की नहीं बल्कि मालदीव्स को भारत की ज्यादा जरूरत है। भारत की ताकत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियोस ट्वीट करके यह लिखा कि लक्षद्वीप काफी आकर्षक और मनमोहक है और यह किसी से भी कम नहीं है। मालदीव्स द्वारा किए गए इस अपमान के खिलाफ भारत के लोगों ने पूरी एकता दिखाई है और अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान समेत कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने मालदीव्स को आज करारा जवाब दिया है और यह एकता अभूतपूर्व मानी जाएगी। हालांकि इस एकता में भी हमारे देश के विपक्षी नेता आज भी देश के साथ नहीं दिखते और किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने इस मामले में भारत का साथ देते हुए अपनी बात
नहीं रखी है। सोचिए अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर ट्वीट कर देते आज, तो इससे यह संदेश जाता कि कम से कम भारत की छवि के मामले में पूरा भारत, सारे विपक्षी नेता, हर पार्टी के लोग भारत के अपमान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने ऐसी पहल आज भी नहीं की और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अब भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अब हम आपको राजस्थान के जोधपुर लेकर चलेंगे और आपको दिवंगत कार सेवक प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा की कहानी दिखाएंगे, जिन्होंने वर्ष 1990 में कार सेवा के लिए अयोध्या रवाना होने से पहले यह कहा था कि वो राम मंदिर के लिए खुद को अयोध्या में समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमने एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम आपके सामने गुमनाम दिवंगत कार सेवकों की कहानी आपको बताते हैं, उनके परिवारों के संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। हमारे देश में राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी कार सेवकों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर बार अशिक्षित और कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन 2 नवंबर 1990 को कार सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा काफी पढ़े लिखे थे। वो राजस्थान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे और वर्ष 1990 में जब देश भर से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे, तब प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान राम ने उन्हें कार सेवा करने के लिए अयोध्या बुलाया है और वो जाना चाहते हैं। उस समय महेंद्र नाथ अरोड़ा 55 वर्ष के थे और वो बहुत संघर्ष करके जोधपुर से किसी तरह अयोध्या पहुंचे और इस यात्रा में वो भूख, प्यास, सारी परेशानियां सब कुछ भूल गए। प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा के साथ जत्थे में कुछ और कार सेवक भी थे जिन्होंने कर्फ्यू के बीच अयोध्या पहुंचने का प्रण लिया था और ये तमाम कार सेवक अपनी यात्रा के दौरान एक विशेष नारा लगाया करते थे और वो नारा था, प्राण जाए पर प्रण न जाए। 2 नवंबर 1990 को जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए, तब एक मकान की छत पर खड़े पुलिसकर्मी ने राम जन्मभूमि की तरफ कार सेवा के लिए जा रहे महेंद्र नाथ अरोड़ा पर गोली चला दी, जिसके बाद राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे और जब उनसे कोई यह पूछता था कि वो स्कूल की जगह भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तब वो यही कहते थे कि भगवान राम के अपने देश में उनकी जन्मभूमि पर अगर उनका मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। आज जब हमारी टीम जोधपुर में प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा के घर पहुंची तो उनकी बेटी ने हमसे कहा कि उनके पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज जहां कहीं भी उनके पिता की आत्मा होगी, वो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न होगी। वीरा जी, जिस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवक के रूप में प्राणों की आहुति दी थी, वो पूरा क्या था और उसमें आपकी उम्र क्या थी, क्या देखा, क्या सुना आपने? आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल 33 वर्ष बीत गए हैं उस बात को। जिस समय पिताजी यहाँ से जोधपुर से अयोध्या के लिए निकले थे, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो अयोध्या पहुंचे। उस सब का वर्णन उन्होंने एक पत्र में दिया जो हमें उनके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद या कुछ 10 दिन बाद हमें मिला। और वहां पर जब वो ये लोग बैठ के वो कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहां पे पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद टारगेट किलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा को गोली मारी गई, जो कि बहुत ही शोचनीय और बहुत ही क्रूर लगता है मुझे। आज की तारीख में मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तत्कालीन सरकार ने या किसी ने भी उन लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया कि उन लोगों ने इस तरह से गोलियां चलवा के और टारगेट किलिंग करके और प्रोफेसर अरोड़ा को गोली मारी गई।
क्योंकि जब बाद में हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे जिनके घर में ये सारा हुआ था उन्होंने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने सारा हमें बताया। तो ये सब बातें सोच के बहुत दुख होता है। उस समय किसी के भी शव वहाँ से नहीं लाने दे रहे थे। तो अंत में एक बार तो ऐसा हो गया था, बीच में ऐसा लगा था कि लाने नहीं देंगे, तो मम्मी भी एकदम हताश हो गई थी। मम्मी ने फिर बिल्कुल थक हार के हम सब ने ये बोल दिया था कि ठीक है हमें जाने दें या तो, पर हमें भी जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी उस समय का, तो मनस्थिति शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय तो ऐसा लगता था कि बहुत ही कैसे क्या हो गया एकदम। देखिए आपने जिस तरीके से वो घटना याद कर आज फिर गला रुध गया है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अरोड़ा जी का जो सपना था वो अब कहीं ना कहीं 33 साल बाद साकार होने जा रहा है? हाँ ये तो है। अब इतने सालों बाद 33 साल बाद ऐसा लगता है कि जो उनका बलिदान था वो काम आया आखिर। वो इस राम मंदिर की भव्य राम मंदिर की नींव की ईंट बनने में कामयाब हुए। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, क्या वहाँ से कुछ कोई आमंत्रण आया है? क्या आने के लिए इनविटेशन आया है क्या आपके पास? हाँ वहाँ से इनविटेशन आया है। एक जने को आमंत्रित करने का उन्होंने पहले बताया था, तो क्योंकि मेरे भाई है ये छोटा, इसको थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसने कहा कि तुम ही चले जाओ। तो मतलब आप 22 जनवरी को जा रही हैं? हाँ मैं 19 तारीख को जा रही हूँ। 19 जनवरी को मेरे पिताजी का और मेरे भाई का दोनों का जन्मदिन भी है, और उस दिन हम लोग जाएंगे। मैं और मेरे पति के साथ जा रही हूँ। ये उनके बेटे नरेंद्र नाथ अरोड़ा जी है। नरेंद्र जी, पिताजी का सपना पूरा हुआ है, एक तरफ खुशी भी है और दुख भी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब खुशी है, ठीक है, बढ़िया है। अब दुख तो है ही, दुख तो अनवरत चलता जा रहा है। हमारे देश में जिन नेताओं ने कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर मुस्लिम तुष्टीकरण की लंबे समय तक राजनीति की, उन नेताओं को शायद पता ही नहीं था कि राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना बहुत योगदान दिया था। और इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम है मोहम्मद हबीब, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहते हैं। वर्ष 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई तब मोहम्मद हबीब भी अयोध्या गए थे और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी संघर्ष भी किया। और आज जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो मोहम्मद हबीब इसे एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। पिछले दिनों जब कुछ लोग उनके घर पर राम मंदिर के लिए अक्षत लेकर पहुंचे थे तब मोहम्मद हबीब बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस पल के लिए उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। दुख की बात यह है कि मोहम्मद हबीब राम मंदिर के बनने से खुश हैं और बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आज उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें असली मुसलमान मानते ही नहीं, उन्हें गद्दार मानते हैं। लेकिन मोहम्मद हबीब ने कहा है कि उन्हें आज भी अपने कार सेवक होने पर गर्व है और वो अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन भी जरूर करेंगे।